सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। तजावीज़ को अदालत के सामने पेश कर दिया गया है कि जी ये मौक़िफ़ एक है कमेटी का कि जब तक बल्दियाती कानून के अंदर वो तरामीम हो नहीं जाती तब तक इलेक्शन ना करवाए जाएँ। अब ये फ़ैसला अदालत ने करना है कि क्या तरामीम के बग़ैर ही इलेक्शन हो सकते हैं या तरामीम कराने के बाद इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर इलेक्शन ऐलान शुदा शेड्यूल के मुताबिक होते हैं हम उस पर भी तैयार हैं, और अगर अदालत ये कह देती है कि जी इसको आगे करें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये बिल्कुल भी नहीं था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। चूँकि उस कमेटी में शामिल जमातों की राय थी, हमने कहा कि ठीक है हम अदालत के सामने मौक़िफ़ रख देते हैं। वो मौक़िफ़ अदालत के सामने रख दिया गया है, तो वो हम सारी चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहली जो बात आपने कही, देखें एक तो वैसे ज़ाहिर है कि कानूनी तौर पर ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर ये कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है कि वो किस किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ चाहते हैं। मुमकिन है हम ये चाहते हो कि जी वो पुलिस उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं जी रेंजर्स होनी चाहिए, फ़ौज होनी चाहिए, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर हमें हिदायत देता है कि आपने ये करना है, फिर उसकी बुनियाद पर हम अरेंजमेंट्स करते हैं। तो ये फैसला है कि किस तरह की किस सतह की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन इशू करेगा डायरेक्टली, और हम उस पर अमल दरामद करेंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात है, उसमें देखें इंतखाबात में बदकिस्मती से इस किस्म के वाक़यात होते हैं और जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ जिम्मेदारी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन की नहीं है, उन तमाम सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है जो उस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होते हैं। तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार सियासी जमातें हैं, उनको अपने कारकुनान को, अपने उम्मीदवारों को, अपने अहदेदारों को इस बात को पाबंद करना चाहिए, उनको तलकीन करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इंतखाबात में इस हद तक ना चले जाएँ कि वहाँ खुदा न खास्ता इस तरह की क्लैशेज़ हों जिसमें लोगों की जान चली जाए। हमें उससे बचना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी कि हुकूमत में होने के नाते हम पार्टीज़ को इंगेज करें, हम उनके साथ बात करें, उनको डायलॉग में लेकर आएँ, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेकर आएँ, ताकि इलेक्शन के दिन इस किस्म के हालात पैदा ना हों, ताकि लोग आज़ादी के साथ अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर हम सब सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको हालात को ठीक रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट हो। और आपने एक बात पूछी थी कि टर्न आउट कम क्यों है। देखिए हमने 12 कोशिश की है, मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी बात की कि इलेक्शन कमीशन ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसको छुट्टी के दिन रखे हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर सकें। दूसरा एक मेरा मौक़िफ़ रहा है अपना शुरू से ही कि टर्न आउट जो है वो बनता है इलेक्शन कैंपेन से। इलेक्शन कैंपेन में बाज़ मौक़ों पर रुकावटें आती हैं। अब ज़ाहिर है वो कानून में भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि जी बैनर का साइज़ ये होना चाहिए, झंडा यहाँ लगना चाहिए, वहाँ नहीं लगना चाहिए। आम तौर पर सियासी जमातों में इत्तफाक होता है, हमें कोई एतराज़ नहीं होता कि पीटीआई का झंडा लग जाए, जमात इस्लामी का का लग जाए, नून लीग का लग जाए। लेकिन बाज़ और इलेक्शन कमीशन को या इदारों को एतराज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी जो है ना आपकी इलेक्शन की मुहिम जो है वो मुतासिर होती है और टर्नआउट ज़्यादा नहीं बनता। ये एक ह्यूमन साइकी है, जितनी कैंपेन ज़्यादा चलेगी, जितना माहौल ज़्यादा बनेगा, उतना टर्नआउट ज़्यादा बनेगा। इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है ख़ास तौर पे वो छुट्टी के दिन होना चाहिए और उम्मीदवारान को ये मौका मिलना चाहिए कि वो कैंपेन अपनी चलाएँ। और इस मरतबा भी मैंने एक गुजारिश की है कि जो हमारा बल्दियाती इलेक्शन है वो ग़ालिबन 24 को है, 24 जुलाई को है, और जो ज़िमनी इलेक्शन है 245 का वो 27 को है। अब मैंने ये राय दी है कि मुमकिन है हो सके तो ये वोटिंग एक ही दिन करा दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 245 का जो इलेक्शन होगा वहाँ जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हो रहे होंगे एक बैलेट बॉक्स एक्स्ट्रा रख लें, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स्ट्रा बिठा दें, आपका टर्नआउट बढ़ जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट मेरा ख्याल है कि 40% से ऊपर होगा।
और अगर आपने एक ही दिन करा दिया तो ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट आपका 40% से ऊपर हो जाएगा। आपकी कॉस्ट बचेगी, पार्टीज़ के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी, सिक्योरिटी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो बचेगी। तो ये बहुत आसान सा काम है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको कर लेगा तो मैं समझता हूँ कि टर्नआउट भी अच्छा हो जाएगा और आसानी के साथ कैंपेन भी चलेगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वो हमारी बातचीत अभी चल रही है और कल भी हमारी मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे, उसमें हम आगे बढ़े, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सूबाई वज़ीरा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एसएसपी ईस्ट मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुलजिम और बीवी की अलहदगी का मामला था, सुलह के लिए यहाँ बुलवाया गया। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा एक अंदरनाक वाक़या, और इसमें जो अभी तक इब्तदाई इतलात मिली हैं, इसमें एक ये जो आप घर देख रहे हैं, एक सईद साहब का घर है और यहाँ पर एक एडवोकेट साहब हैं, मंसूर साहब, जिनका हमें पता चला कि उनका कोई अपना घरेलू तनाज़ा चल रहा था खुला का, और वहाँ पर वो तस्फिया करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने ससुराल वालों को बुलाया था। तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर आके हमारे जो भी मामलात हैं हम इनको तय करना चाहते हैं हुस्न सलूक के साथ। तो यहाँ पर जब वो सुबह के टाइम उनको बुलाया गया तो बातचीत करते हुए जो अभी तक हमें इब्तदाई इतलात मिली हैं, तो वो जो हैं 4 लोग जो हैं, 5 लोग मजरूब हैं, जिसमें वो एडवोकेट साहब खुद हैं। उनकी जो अभी तक उनके निकाह में उनकी वही हैं वो उनके ससुर, उनकी वालदा और जो उनकी बीवी थी उनकी फुफो। अब इनसे 4 मजरूब जो हैं इनको जिन्ना हॉस्पिटल लेके गया गया है, जहाँ पर दे आर स्टेटेड टू बी नॉट क्रिटिकल। और पता यही चला है कि जी जो मंसूर साहब थे, उनके जो भाई हैं बिलाल, वो आके उनको पहले ही लियाकत हॉस्पिटल ले गए। तो लियाकत हॉस्पिटल से भी जाके जैसे हमें उनकी इंजरीज़ की एक्सटेंट पता चलती तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमें पता चला है कि शायद उनकी मिसेज है, उनको काब में गोली लगी है, मदर इन लॉ को स्टमक में लगी, लेकिन ये भी जैसे हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो मैं हतमी बात अभी कुछ कर सकता कि वो क्राइम सीन नोट वाले अभी ऑन कॉल हैं। तो उन्होंने बताया कि जी जो घर वाले बता रहे हैं कि जी वेपन अंदर ही है। जब उन्होंने चीपा वालों ने उनको 15 वालों ने इवैक्यूएट किया था इंजर्ड को, गालबन 30 बोर का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है। ये अभी मैं कोई आदमी बात नहीं कर सका, इसके अंदर जो है वो ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा कि इसमें फायरिंग किसने की है। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को मुअत्तल करते हुए 29 जून तक आमिर लियाकत की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल बोर्ड और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। आमिर लियाकत हुसैन की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है। अदालत ने 29 जून के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी सेहत और जो बोर्ड बनाया गया था उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। 29 जून के लिए दौरान समाअत ज़िया अवान पेश हुए। आमिर लियाकत मरहूम की साहबजादी और साहबजादे की जानिब से अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले में क्या गलती है और कानून की कौन सी खिलाफवर्जी की गई है, जिस पर ज़िया अवान ने बताया कि जो दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू दायर की गई थी वो किसी अहले खाना या रिश्तेदार की जानिब से नहीं थी। कानून ये कहता है कि कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम अगर करवाना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये अख्तियार सिर्फ फैमिली मेंबर्स को या रिश्तेदारों को हो सकता है, लेकिन जिसने ये दरख्वास्त दायर की गई उसने अपने आप को फ़ैन बताया है आमिर लियाकत हुसैन का। ज़िया अवान का ये कहना था कि अगर ये मिसाल कायम हो गई तो कोई भी शख्स किसी के बारे में भी फ़ैन करार देकर आ सकता है और कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का अमल हो सकता है और ये ख़तरनाक अमल होगा, जिसका जायज़ा लेने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं फ्री कैन को 29 जून के लिए। इसके साथ ही अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का कब्र कुशाई और जो पोस्टमार्टम करवाने से मुतल्लिक जो हुक्म था उसको दिया है। आमिर लियाकत की कबर कुशाई के समाअत के बाद वकील ज़िया अवान का फैमिली के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि किसी अजनबी के कहने पर पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त पर फैसला किया गया था, जो कि हैरान कुन था। उनकी फैमिली कबर कुशाई नहीं चाहती, इनके बच्चे बालिग हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं।
पिटीशन इसलिए लगाई थी कि एकदम से एक नया सिलसिला शुरू हो गया था कि एक स्ट्रेंजर वो कोर्ट में गए हैं और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके उन्होंने ऑर्डर भी करवा लिया बॉडी एक्सह्यूम करवाने का। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से किसी के मर्डर पे कोई शकू को शुबात हो, पुलिस ने जाहिर की हो या फैमिली ने जाहिर की हो, तब वो जाके उस लाश को निकाल के फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट थी और 2 दफ़ा जो मैजिस्ट्रेट ने उनकी डेड बॉडी देखी थी और जो पुलिस ने जाके पूरा वो जहाँ पे उनकी डेथ हुई है वो भी सारी जगह देखी है और वहाँ की हर चीज़ को एग्जामिन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें लग नहीं रहा है कि ये कोई किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट हुआ है। अब डिप्रेशन में तो मौत हो सकती है लेकिन वैसे कोई इशू नहीं था, तो उसको बुनियाद बनाते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जी उस पर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अपनी तरफ से जो है वो पिटिशनर ने डाला, जिसने भी दरख्वास्त दी, एक स्ट्रेंजर ने जिसको ना डॉक्टर साहब जानते हैं ना फैमिली जानती है। फैमिली ने पहले ही 2 दफ़ा जब मैजिस्ट्रेट ने लाश को एग्जामिन किया था तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इनके बॉडी पे कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है। पुलिस ने भी कहा था कि कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने कहा था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जब फैमिली ने कह दिया पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, पुलिस ने कहा कि हमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है किसी क्राइम का, तो फिर ये मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर किया वो एक इलीगल ऑर्डर था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो सिचुएशन है, लीगल पॉइंट्स हैं और लीगल इश्यूज हैं, उसको हमने कोर्ट के सामने रेज किया है। अब कोर्ट ने अपेरेंटली 29 की डेट दी है हमें और हम 29 को फिर हम कोर्ट के सामने होंगे। कोर्ट ने नोटिस किया सबको, वो नोटिस सर्व होगा। के इलेक्ट्रिक के शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में एलानिया के साथ साथ बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात कई घंटे बिजली गायब रही। इलेक्ट्रिक के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहर में एलानिया के साथ बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात कई घंटे बिजली बंद रहने के बाद दिन में भी बिजली गायब है। जेल रोड के रिहायशियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने जीना दोभर कर दिया है। दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए बिजली आती है। तंग घरों में खवातीन और बच्चे बगैर बिजली के रहने पर मजबूर हैं। सख्त गर्मी में के इलेक्ट्रिक को शहरियों का कोई ख्याल नहीं। रोजाना 14 to 16 आवर्स लाइट जा रही है हमारी। सुबह जा रही है 3 घंटे, दोपहर को जा रही है 3 घंटे, रात को जा रही है 3 घंटे, फिर आती है रात को फिर 3 बजे चले जाती है। कोई स्केड्यूल नहीं है लाइट का, हमेशा लाइट कभी जा रही है कभी आ रही है। पूरा दिन हम लोग ऐसे होते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते। बगैर शेड्यूल के तो बहुत जा रही है। तकरीबन एक लाइट शाम में गई थी 8 बजे और तकरीबन 2:30 बजे आई है रात में। बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहाँ पे, ना पूरा दिन होती है ना रात में होती है। छोटे छोटे हमारे ये देखें घर है, मेरी वालदा पेशेंट है, क्या करें, हम कहाँ जाएं? के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। हाई लॉसेज एरियाज में 12 घंटे जबकि मुस्तस्ना इलाकों में शेड्यूल के तहत सिर्फ 3 घंटे की बंदिश की जा रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स ने आटा महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपये इजाफे से 950 रुपये पर जा पहुंचा। 5 किलो का थैला 15 रुपये इजाफे से 475 रुपये का हो गया। मैदा 20 रुपये इजाफे से 100 रुपये फ़ी किलो हो गया। बेसन 50 रुपये महंगा होकर 250 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंचा है। फ्लोर मिल्स ने ब्रांडेड आटा महंगा कर दिया। आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए तक इजाफे से 950 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 5 किलो का थैला 15 रुपए महंगा होकर 475 रुपए का हो गया। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि फ्लावर मिल्स ने गंदम की किल्लत को जवाज बनाकर आटे की कीमतें बढ़ाई हैं। फूड डिपार्टमेंट ने जिला बंदी की हुई है, जिसकी वजह से कराची में गंदम तो पैदा होता नहीं है। अब बगैर जब तक बाहर से गंदम नहीं आएगा तो वो कैसे इसको आप वो कर सकते हैं। कराची से सिंध में से गंदम आता है और वो कराची में फ्लोर मिलों में सप्लाई होकर वो फिर आटा बनाते हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में आटे की कीमतें बढ़ने से रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया है। बहुत महंगा है ना, गरीब लोग क्या करेगा ना, और रोटी भी महंगा है, बहुत हर चीज़ महंगा है, महंगाई बहुत है, गरीब लोग बहुत परेशान है। दूसरी जानिब मैदा 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए और बेसन 50 रुपए महंगा होकर 250 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। शहरी आफ्टर शॉक से बचने के लिए हुकूमती इकदामात के मुंतजिर हैं।
डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन लियाकताबाद सना तारिक की ज़ेर निगरानी फिरदौस शॉपिंग सेंटर की इमारत में कायम पार्किंग एरिया को वागुजार कराया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा कि अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है वहाँ पे? जी बिल्कुल, कराची के बड़े मसलों में है ट्रैफिक जैम का मसला और पार्किंग का मसला, और इन मसाइल की बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल इमारतें हैं, उनमें जो पार्किंग एरिया, ज़रूरी पार्किंग एरिया रखे जाते हैं, वो माजी में हमने देखा कि उन पर जो है तामीरात कर दी गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक का तमाम दबाव सड़कों पर आ गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आकिब नकवी आपको ये दिखाएंगे कि सूरत हाल कुछ इस तरह है कि तकरीबन कोई 50 के लगभग ये दुकानें जो कि बेसमेंट में कायम कर दी गई थी, यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए थी, ये दुकानें मिसमार की जा रही हैं। मजीद काम जारी है, और कितने दिन ये काम जारी रहेगा और किस तरह इसको जो है काबिल इस्तेमाल इस एरिया को बना दिया जाएगा पार्किंग के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। मकसूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, SBCA के अफसर हैं। सर फरमाइएगा, कितने यहाँ पे जो है आपने डिमोलिशन की है और क्या क्या उसमें रुकावटें आई और कब तक ये क्लियर होगा? देखिए रिजवान साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये 50 नहीं, 50 से ज़ायद दुकानें हैं, शॉप्स की यहाँ पर बेसमेंट के अंदर। ये एक्चुअली जो हमारा प्लान है, इनको पार्किंग के लिए जगह अलॉट की गई थी, लेकिन बिल्डर ने बाद में इसको ये कमर्शियल एक्टिविटी शॉप्स बना ली हैं। तो मंडे से हमारा ऑपरेशन जारी है, आज तीसरा दिन है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताहा सलीम साहब, DC साहब की भी बड़ी मावनत हासिल है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, KE वगैरह, वो हमें फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैडम सना तारिक यहाँ पर खुद मौजूद रहती हैं और विजिट्स भी करती रहती हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, ये फरमाइएगा कि यहाँ पे जो डिब्रीज हैं, ये मलबा है, ये कब तक क्लियर करेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम साहब और मैडम सना तारिक की हिदायत पर यहाँ पर आएँ, और ये डेब्रीज इंशाल्लाह हम 2 से 3 दिन में इसको क्लियर कर देंगे इससे। जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा, और उसके बाद एक अच्छी खबर है उन खरीदारों के लिए, उन आवाम के लिए जो कि लियाकताबाद का रुख करते हैं, कि उनको पार्किंग की सहूलत जो है। शुक्रिया आपका। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी का कहना है कि हुकूमत को 72 घंटों का वक्त दिया था, 48 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक हुकूमती सतह पर कोई राबता नहीं किया गया। कल दोपहर 2 बजे मुल्क भर में सप्लाई बंद कर देंगे। मजीद बात करते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन और ऑयल टैंकर्स जो ओनर्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से 2 रोज़ कबल कराची में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और हुकूमत को जो है वो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए थे। आज 48 घंटे गुजर चुके हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, हुकूमती सतह पर कोई मुज़ाकरात तय पाए हैं या नहीं? बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सदर मौजूद हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। जी, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, और हुकूमती सतह पर कोई रब्ता हुआ है 48 घंटे गुजरने के बावजूद? कल से वो उगरा से हम लोग को फ़ोन आया था, तो वही बोल रहे हैं जब आपके लिए टाइम रखते हैं ना मीटिंग का, तो मीटिंग का टाइम अभी तक हम लोग को नहीं दिया। अभी हम लोग और भी कोशिश करें, अगर मीटिंग का टाइम देंगे, हम लोग बैठते हैं ना, मुल्क का हालात ख़राब है, हड़ताल पे हम लोग नहीं जा रहे। अगर वो हमें टाइम नहीं देते, वैसे ही 72 घंटे टाइम हम लोगों ने दिया, खुद ब खुद हम लोग उससे गाड़ी रोक जाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, खर्चा हम लोग नहीं पूरा कर सकते, मुल्क का हालात बहुत ख़राब है, लोग भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, कैलेंडर भी परेशान है। अगर ये हमें टाइम नहीं देंगे मिनिस्टर साहब, तो अल्लाह खैर के 72 घंटे के बाद खुद ब खुद काम बंद हो जाएंगे। वो जो जितना तकलीफ होगा आवाम को, गवर्नमेंट को, इसका मिनिस्टर जिम्मेवार होगा, यही गवर्नमेंट जिम्मेवार होगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि ओगरा की तरफ से तो रब्ता किया गया, हुकूमती किसी वज़रा की जानिब से, किसी वज़रा के PRO की जानिब से किसी सतह पर रब्ता हुआ है? अभी तक कोई किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है, या आप लोगों ने खुद रब्ता करने की कोशिश की? कोई ना, हमने तो किसी के साथ रब्ता नहीं किया, और वो गवर्नमेंट ने, हुकूमत के, हमने किसी ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। सिर्फ ओगरा की तरफ से 2 दफ़ा उन्होंने कॉल किया, मेंबर आयल साहब ने फ़ोन किया, उसका और टीम ने फ़ोन किया, आपके लिए हम मीटिंग रखते हैं, आप लोग फिर आ जाओ। मैंने बोले जब भी मीटिंग रखेंगे हम लोग आएंगे, हम लोग तैयार है मीटिंग करने के लिए। जी बिल्कुल, आबिदुल्लाह अफरीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि हुकूमत को जो वक्त दिया था 72 घंटे का, उस पर अब तक जो है वो किसी किस्म की पेशरफ नहीं हो सकी है, ना ही हुकूमती सतह पर कोई रब्ता किया गया है। ओगरा की जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि मीटिंग के लिए वक्त दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा इस हवाले से भी अब तक मामला तय नहीं पाए। अगर कल तक ये मामला हल नहीं होते तो मुल्क भर में जो तेल की तरसील है उसको कल 2 बजे जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी हबीब, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, दुआए ज़हरा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी है। वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि दुआए ज़हरा कम उम्र है, किसी भी फोरम पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। दुआए ज़हरा को बैरून मुल्क ले जाने का खदशा है, दुआए ज़हरा को बाहर जाने से भी रोका जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, एक नया केस दरखास्त दायर कर दी गई है इस हवाले से।
جی دعا زہرا کے پیرنٹس کی جانب سے ایک اور آئینی درخواست سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دعا زہرا ابھی کم عمر ہے، لہذا اس کے کسی بھی فارم کے اوپر انٹرویو دینے سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی خدشہ دائر کیا گیا ہے درخواست میں کہ دعا زہرا کو بیرون ملک منتقل کیا جا سکتا ہے، لہذا بیرون منتقلی کا عمل ہے اس کو بھی روک دیا جائے۔ اس سے پہلے دعا زہرا کے جو پیرنٹس ہیں ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا چکا ہے، جس کی سماعت کل ہونی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا بلال احمد۔ اب بات کریں گے عید قربا کی تیاریوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں سپر ہائی وے مویشی منڈی پر ملک بھر سے تگڑے جانوروں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے۔ ساہیوال کی ایک بھاری بھرکم گائے کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے۔ جاوید آگاہ کیجیے گا کیسی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پر؟ جی میں اس وقت سپر ہائی وے کی مویشی منڈی میں موجود ہوں، جہاں پر ملک بھر سے بڑی تعداد میں جانور لائے گئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں، لمبے چوڑے اور بھاری بھرکم جانور ہیں، جن کے دیکھنے سے بھی لگ رہا ہے کہ ان کی قیمت ٹھیک ٹھاک بتائی جائے گی، کیونکہ ویسے تو مہنگائی بہت عروج پر ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ لگتا ہے ان کو دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اور بہت مہنگے جانور یہ ہیں۔ ہم معلومات کرتے ہیں جو ہمیں بتایا کہ لاکھوں میں ان کی قیمتیں ہیں۔ یہ کہاں سے آئے جانور اور کتنا وزن ہوگا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 50 لاکھ ہے۔ اچھا کیا خاصیت ہے اس میں جو 50 لاکھ تک قیمت پہنچا دیا آپ نے؟ یہ اپنے 40 سے 30 مان گیا، 30 من کا ہے۔ اور ساہیوال یا پاک پتن وغیرہ سے آئے ہیں سارے؟ پاک پتن شریف میں۔ پاک پتن کیا اس کو کھلایا جاتا ہے؟ اتنے لمبے چوڑے، زیادہ تر آپ کے پاس لمبے چوڑے، کوئی چھوٹے موٹے تو ہے ہی نہیں کوئی؟ نہیں، آپ میرے خوراک بہت پاتے ہیں، کوئی فیڈ پاتے ہیں، سب کچھ پاتے ہیں۔ کیا کیا خوراک ہوتی ہے ویسے ان کی؟ یہ چوکر ہوتا ہے یا توڑی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے نا۔ بہت شکریہ۔ سنا آپ نے کہ جو رکھوالے ہیں اس فارم کے، وہ بتا رہے تھے کہ زبردست قسم کے جانور لائے ہیں، خرچہ ہی بہت ہوتا ہے وہاں سے لانا، اس کو رکھنا، اس کو کھانا پینا اس کا کرنا، اور اتنا جو ان کے پاس اسٹاف ہے اس کو بھی دیکھنا، تو اس وجہ سے گائے کی قیمت جو ہے کافی آ جاتی ہے۔ اور بتا رہے ہیں کہ امید ہے کہ ساری گائے جو ہے ان کی فروخت ہو جائے گی بکری سے پہلے، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس میں خریدار بھی بہت ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جانور اللہ کی راہ میں جو قربان کریں۔ جی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان ویمنز ٹیم کے کیمپ میں ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیمپ کی نگرانی میں بیٹرز بیٹنگ کی پریکٹس کر رہی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں محمود ریاض سے۔ محمود بتائیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں، جہاں پر حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ کراچی بیس اس کیمپ میں ان کھلاڑیوں کو شریک کیا گیا ہے جن کا تعلق کراچی سے۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان وومنس ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں جن کا تعلق آسٹریلیا سے ڈیوڈ ہیمپ، وہ خود نیٹ میں موجود ہیں اور پاکستانی جتنی بیٹرز ہیں ان کو بیٹنگ کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ دوسری طرف اعظم خان جو کہ سندھ ریجن کے کوچ ہیں، ان کی بھی اس کیمپ کے لیے خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تو دونوں بیٹنگ کنسلٹنٹ اور کوچ جو ہیں اس وقت پاور ہٹنگ کی پریکٹس کرا رہے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ سیریز میں بھی پاکستان وومن ٹیم جو تھی وہ پاور ہٹنگ میں کچھ کمزور نظر آئی، اور محدود اوورز کی جو کرکٹ ہے اس کے اندر جو پاور ہٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خود اس وقت وہ نیٹ پر موجود ہے۔ 3 جگہ پر نیٹ ہو رہے ہیں، یہاں پر آسٹریلین کوچ ڈیوڈ ہیمپ اور اعظم خان خود موجود ہیں، اور بیٹرز کو ہے ایک طویل بیٹنگ سیشن کرایا جا رہا ہے۔ تو یقیناً اس 4 روزہ جو یہ کیمپ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان وومنس ٹیم کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جائے، تاکہ آنے والے بڑے ٹورنامنٹس میں اور دیگر سیریز میں ان کی کارکردگی کا گراف اوپر جائے۔ جی کلفٹن کی اسٹوڈیو 7 آرٹ گیلری میں پوشیدہ ویاں کے نام سے گروپ شو جاری ہے۔ آرٹسٹ ام حبیبہ کا ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی کو کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جس وقت ہم موجود ہیں کلفٹن کی اسٹوڈیو 7 آرٹ گیلری میں، جہاں پہ پوشیدہ اور عیاں کے نام سے ایک گروپ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا، اور اس شو میں حصہ لینے والی ایک باصلاحیت فنکارہ جو ہے ام حبیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ام حبیبہ سے پوچھیں گے، بڑا ڈیفرنٹ کام لگ رہا ہے ان کا کپڑے پہ، اور بہت سارے پر ہمیں یہاں پہ ان کے کام میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا ہے یہ کام، ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور یہ بیسیکلی میرے تھیسس کا کنٹینیوشن ہے، جس کے اندر میں نے ایک فیدر کی اسٹڈی کی تھی۔ بیسیکلی اس کو میں نے لوگوں سے ریلیٹ کیا تھا کہ کس طرح سے دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بیسیکلی میں نے اپنے کام پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے آپ نے کام سیکھا، کہاں سے آپ نے اسٹڈی کی، اور کتنی آپ کی ایگزیبیشن ہو چکی ہیں؟ میری یہ 11th ایگزیبیشن ہے اور میں کراچی یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ نے ام حبیبہ کی بات سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے یہ ڈفرینٹ کام کیا ہے، کراچی یونیورسٹی کی پاس آؤٹ ہیں، اور یہ انہوں نے پروں پہ ذرا انہوں نے کام کیا ہے، بڑا اچھا سا ان کا خوبصورت کام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ جو ایگزیبیشن ہے کلفٹن کی اسٹوڈیو 7 آرٹ گیلری میں مزید 2 ہفتے جاری رہے گی۔